दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में। तो लॉ ऑफ डिमांड को समझने से पहले सबसे पहले हम समझें कि ये डिमांड क्या चीज़ है। तो देखो ये डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिमांड क्या चीज़ होती है। तो आप किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो, ठीक है, आपकी इच्छा है और आप एबल भी हो उसको खरीदने के लिए, उसको क्या कहेंगे? डिमांड। आपको कोई चीज़ चाहिए और उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे भी हैं, उसको क्या कहेंगे? डिमांड। आपको कोई चीज़ चाहिए लेकिन पैसे नहीं है, वो डिमांड नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे? इच्छा, डिज़ायर कहेंगे, ठीक है। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? ये बात करता है प्राइस के बारे में और ये बात करता है डिमांड के बारे में, क्वांटिटी डिमांडेड इनफैक्ट। तो देखो ये रिलेशन, लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशन शो करता है प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। और ये रिलेशनशिप कैसा है? इन्वर्स है, बिल्कुल उल्टा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? तो देखो सिंपल, लॉ ऑफ डिमांड से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी। देखो कोई चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, 10 रुपये किलो मिल रहा है, ठीक है, तो आप रेगुलर बेसिस पे 10 रुपये किलो में उसको खरीद के लेके आ रहे थे। जैसे उसका प्राइस 50 रुपये हो गया तो आप कम खरीदोगे या बिल्कुल ही नहीं खरीदोगे। जैसे उसका प्राइस 2 रुपये किलो हो गया, बहुत सारा खरीद लोगे। तो यही तो है लॉ ऑफ डिमांड। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि आपके डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं? तो देखो सबसे पहले प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, जो कि अभी हमने देखा। फिर प्राइसेस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। तो जो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, अगर उससे मिलती जुलती जो चीज़ें हैं, अगर उसमें भी अगर कोई चेंजेस आए प्राइस में, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके डिमांड को अफेक्ट करती है। कैसे समझे? जैसे मान लो कि इक्वल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है। अगर आप 20 रुपये की कॉफ़ी खरीदते हो वो भी उतनी ही मिलती है, 20 रुपये की चाय अगर खरीदो तो वो भी उतनी ही मिलती है, सपोज़ करो। तो आप कोई भी खरीद लोगे, ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो कि चाय का जो पैकेट है वो 20 रुपये मिल रहा है, कॉफ़ी 40 रुपये मिल रहा है, प्राइस सेम है। अब किसी तरीके से अगर मान लो कि कॉफ़ी के प्राइसेस कम हो गए, ठीक है, वो 20 रुपये का हो गया, तो आप क्या करोगे? पूरी कोशिश आपकी रहेगी कि आप कॉफ़ी परचेज़ कर लो, या फिर आप सोचोगे किसको खरीदें। मतलब कि जो चीज़ आप यूज़ करते हो उसकी जो रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें प्राइसेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो भी कहीं ना कहीं आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी जो इनकम है वो भी तो अफेक्ट करती है ना। आप किसी चीज़ की डिमांड कब करोगे? जब आपके पास पैसा होगा, तो ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा डिमांड करोगे, सिंपल सी बात है। आपके टेस्ट क्या है, आपके प्रेफरेंसेस क्या हैं, ये भी तो डिपेंड करता है ना। तो टेस्ट और प्रेफरेंस जो है आपके एज पे डिपेंड करता है, आपका लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। फिर जो आपके जो डिमांड्स है, इसको और कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है? एडवर्टाइजमेंट। अब देखो एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्टाइजमेंट को कैसे समझे? देखो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आप कोई चीज़ परचेज करना चाहते नहीं थे, अचानक से आपने ऐड देख लिया, आपने उस चीज़ को खरीद लिया। ऐसा होता है, अक्सर कई बार होता है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है कहीं ना कहीं ये भी आपके डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक इसी तरीके से आपकी एक्सपेक्टेशन उस चीज़ को लेके, फ्यूचर में कोई चीज़ को लेके आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है फ्यूचर को लेके, ये भी कहीं ना कहीं आपके डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि आप मार्केट में जाते हो आलू खरीदने, ठीक है, आज 20 रुपये किलो मिल रहे हैं और आपको पता है कि ये लास्ट सीज़न है, इसके बाद आलू 15 दिन बाद महंगे होने वाले हैं। तो आप क्या करोगे? आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आलू परचेज़ कर लोगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं, ये सभी चीज़ें जो है आपकी डिमांड को अफेक्ट करती हैं। और ये कुछ डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनता है इन्वर्टेड, ठीक है, डाउनवर्ड ऐसा बनता है। और जो हमने डेफिनेशन देखा बिल्कुल इसी का ये रिजल्ट है। हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या देखा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में ये एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी जो है इसके लिए कम हो जाएगी। देखो जैसे प्राइस इतना है तो आप क्वांटिटी कितना डिमांड कर रहे हो? इतना। जैसे जैसे प्राइसेस कम होगा तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब लॉ ऑफ डिमांड आपने देखा कि एक इन्वर्स रिलेशनशिप है कि आप कितना चीज़ डिमांड करोगे डिपेंड करता है कि प्राइस कितना है। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती जाएगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस क्या हैं? तो एक्सेप्शंस है वेबलन गुड्स, एक्सेप्शंस है गिफन गुड्स। ये आपने याद रखना, ये बहुत पेपर में आ सकता है क्वेश्चन कि लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस क्या है। एक्सेप्शन भी पूछा जा सकता है और सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि ये वेबलन गुड और गिफन गुड क्या होते हैं, जो कि बिल्कुल एक्सेप्शन और लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल ये ऑपोजिट बढ़ते हैं, ठीक है, ऑपोजिट काम करते हैं। कैसे? तो अगर हम वेबलन गुड की बात करें, ये वेबलन गुड क्या होता है, ठीक है। तो वेबलन गुड वो गुड्स हैं जिसकी एक प्रेस्टीज वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि लग्जूरियस आइटम्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? वेबलन गुड। अब देखो किसी प्रोडक्ट का प्राइस जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी कुछ लोगों के लिए, तो वो लोग उतना ही ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे।
ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो लग्जरी कार, अब कार तो लगभग सभी लोगों के पास में है, कार तो लगभग सभी लोगों के पास में है, लेकिन लग्जरी कार सभी लोगों के पास में नहीं है, ठीक है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे शो ऑफ करने के लिए सोसाइटी में, ठीक है। तो उन लोगों के लिए जो डिमांड कर्व है वो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उनके लिए ये बिल्कुल ऐसा होगा, जैसे जैसे इसके प्राइसेस बढ़ेंगे इसके लिए जो डिमांड की जाएगी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, वेवलन गुड्स क्या है? ये ऐसी गुड्स हैं जिसको आप प्रेस्टिजियस वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हो। इसके प्राइसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, इसके लिए डिमांड उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। चलो उसके बाद है गिफन गुड्स। तो गिफन गुड भी एक ऐसे गुड्स हैं जिसके कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि जैसे जैसे इसके प्राइसेस बढ़ेंगे इसके लिए डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी, या फिर उसके डिमांड पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये गिफन गुड्स क्या होते हैं? तो गिफन गुड्स बहुत ही बेसिक इसेंशियल वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये इसेंशियल वाली चीज़ें कौन सी होगी? वीट हो गया, राइस हो गया। अब देखो, अगर इसके प्राइसेस बढ़ भी जाते हैं, तो आप रोटी या चावल खाना छोड़ थोड़ी दोगे, खरीदना तो पड़ेगा ना आपको। तो चाहे पहले जितना खरीदे तो उतना ही खरीदो या फिर थोड़ा ज़्यादा ही खरीदो, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड वाला कॉन्सेप्ट इधर नहीं चलेगा, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे जैसे वीट और राइस के प्राइसेस बढ़ गए तो आपने आटा और ये राइस है इसका यूज़ करना ही बंद कर दिया और दूसरी चीज़ें खानी शुरू कर दी। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब कुछ की टर्म्स हैं डिमांड से रिलेटेड, उस पर अगर हम नज़र डालें, डिराइव डिमांड क्या होती है? डिराइव डिमांड, तो देखो डिराइव डिमांड का मतलब क्या होता है कि आप किसी एक चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हो, लेकिन उस एक चीज़ को अचीव करने के लिए आपको दूसरी बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, जैसे आपने डिसाइड किया कि आपने घर बनाना है, ठीक है। तो अगर आपने घर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि घर बनाने के लिए आपको बहुत सारी सामग्री चाहिए, ठीक है। आपको ईंट चाहिए, आपको सीमेंट चाहिए, सभी चीज़ें चाहिए। तो डिमांड किसके लिए थी? घर के लिए थी। लेकिन घर बनाने के लिए और कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको? ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, रेत चाहिए, ये सभी चीज़ें चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डिराइव डिमांड। अब एक टर्म आता है नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़। तो नेटवर्क एक्सटर्नल क्या होता है? मतलब कि बाहर का। तो बाहर की चीज़ें आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकती हैं। बाहर की जो चीज़ें हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकती है। कैसे कर सकती हैं? जैसे एक एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें, टेलीफोन, ठीक है। आज के टाइम के जो मोबाइल फ़ोन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो ये बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट ही यहाँ पे फेल हो जाएगा। पुराने ज़माने के जो टेलीफोन हुआ करते थे, अब जैसे सपोज़ करो कि आपने टेलीफोन ख़रीदना है, लेकिन अच्छा टेलीफोन का यूज़ क्या है? आपने फ़ोन करना है, लेकिन आपके जो नॉन लोग हैं किसी के पास भी टेलीफोन नहीं है, तो टेलीफोन खरीदने का कोई बेनिफिट है? बिल्कुल नहीं है। तो इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़। मतलब कि आप कोई चीज़ खरीदते हो, उसकी डिमांड तभी करते हो अगर वो चीज़ें दूसरे लोगों के पास भी है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज़। बस ये दो टर्म रह गए, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। बैंड वेगन इफेक्ट क्या होता है और स्नोब इफेक्ट क्या होता है? ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों चीज़ें आपकी डिमांड को अफेक्ट करती है। बैंड वेगन क्या होता है? तो आप स्टाइलिश हो, आप स्टाइल में रहना चाहते हो, तो स्टाइल में रहने के लिए जो भी चीज़ ट्रेंड में होगा आप खरीदोगे, ठीक है। तो जो पहले हमने चीज़ें डिस्कस की है कि डिमांड को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसमें ये चीज़ भी ऐड कर लो कि अगर आप स्टाइल में रहने वाले लोग हो, ठीक है, अगर आप स्टाइल में रहने वाले लोग हो तो जो भी नई चीज़ आ जाएगी उसको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। आप उस चीज़ की डिमांड करोगे, और इसको क्या कहते हैं? बैंड वेगन इफेक्ट, ठीक है। फिर स्नोब इफेक्ट क्या होता है? तो स्नोब इफेक्ट का मतलब होता है जो हमने अभी पिछली स्लाइड्स में देखा, वेवलन गुड्स, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये सीधा सीधा रिलेटेड है प्रेस्टिजियस गुड्स के साथ में, ठीक है। तो ये भी किसके ऑपोजिट सिंपल हो गया? ये आपके लॉ ऑफ डिमांड के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे इसकी क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।